गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे, जिसमें हमने उसका बेसिक सेटअप क्या होता है, उसके बेसिकली टर्म्स की रिजॉल्विंग पावर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम पीक्स स्टडी करते हैं उनकी इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी विड्थ कैसी होनी चाहिए, उनकी रिजॉल्विंग पावर कैसी होनी चाहिए, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नाउ हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 3 टाइप के स्पेक्ट्रा मिलते हैं। एक है हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एक है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो हम तीनों को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, कि व्हाट इज़ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारे पास कब मिलेगा, जब हमारे पास कैसे ट्रांजिशंस होगी, किसके बीच में ट्रांजिशन होनी चाहिए, हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जब हमारे पास ट्रांजिशंस होगी तब हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, रोटेशनल। ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ये पूरा मैं इलेक्ट्रॉन का ले रही हूँ, जैसे E1 से लेके E2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसमें हमें पता है रोटेशनल भी मिलते हैं, वाइब्रेशनल भी मिलते हैं, और ये फिर से रोटेशनल होंगे। करके दिखा रही हूँ अलग अलग सेपरेट। ये एक रोटेशन लेवल ले लिया मैंने। रोटेशन लेवल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, जे से रिप्रेजेंट करना है। तो J1 हो गया फर्स्ट रोटेशनल लेवल, सेकंड हो गया J2। तो इनके बीच की जो ट्रांजिशन होगी बाय एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन से, वो ही हमारे पास क्या होंगे, रोटेशन स्पेक्ट्रा होंगे। समझ आई बात। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करें, रोटेशनल लेवल तक का ही सिर्फ क्या करें, ट्रांजिशंस को शो करें, वो हमारे पास क्या होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। समझ आई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। कैसे मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे, जिनके पास अपना क्या होगा, परमानेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेशन। कैसे हो, जिनके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। क्या होगा डाइपोल मोमेंट, यानी कि क्या होती है, चार्ज सेपरेशन होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या मिल रहा होगा, चार्ज सेपरेशन मिल रहा होगा, वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास क्या होगा, CO2, ठीक है। CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, ये यही मिलती है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से आपको पता है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। इसी तरह इस ऑक्सीजन चार्ज क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन मिल रही है। इट मीन्स ये क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को क्या करेंगे, शो करेंगे। ये क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को क्या करते हैं, शो करते हैं। बट ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या ना हो, हमारे पास अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन ना मिले, वो मॉलिक्यूल क्या नहीं करते, हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल H2 N2। ओके, क्या है अब H2 मीन्स H होंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये क्या नहीं करेंगे, इनका अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, और इसलिए हमारे पास क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। तो ओवरऑल बात क्या है हमारे पास, जिनका अपना क्या हो, परमानेंट क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो, वही क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। जिनके पास नहीं होता वो हमारे पास शो नहीं करते हैं। उसके एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास, H2 N2 O2, मतलब जो सिमिलर होंगे,
जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं मिलेगा वो हमारे पास शो नहीं करेंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा वो हमारे पास क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे। समझ आई बात? तो ये अपने ध्यान रखना है, सॉरी, ठीक है, कि जिनके पास क्या हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो अपना। पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट के लिए भी आपने देखना है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल HCl है, अब जो HCl है, HCl में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर चार्ज आ रहा है क्या, स्लाइटली नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज मिलेगा क्या, पॉजिटिव मिलेगा हमारे पास। तो दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पेक्ट्रा को शो कर देंगे। बट कौन से मॉलिक्यूल जैसे जो सिमिलर होते हैं, लाइक ऑफ H2, N2, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं मिलता, वो मॉलिक्यूल क्या नहीं करते, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। वो क्या नहीं करते, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। इसके अलावा भी ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन तो है, उनका अपना डाइपोल मोमेंट तो है, पर वो कैसा है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ना CO वाला, अब इसके ऊपर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे हमारे पास, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। बट इसकी स्ट्रक्चर कैसी, जितना इसका इधर लग रहा है उसका ही इतना इधर लग रहा है, मीन्स ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। यही होता है डाइपोल मोमेंट। एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो है हमारे पास ये हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, और जो टेल है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव वाले को। तो CO के अंदर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसका एरो इसलिए इधर लगाया हुआ है। इसी तरह इधर लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो इनका डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0। अब डाइपोल मोमेंट ही 0 हो गया तो ये क्या नहीं करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को क्या नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे हमारे पास। समझ आई बात? इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड है, वो भी सेम ऐसी ही होगी हमारे पास। कार्बन डाइसल्फाइड में भी इसी तरीके से मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH सेम ही रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव है तो इस तरीके से एरो होगा, इधर इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो फिर से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का। CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रली होती है, ये इधर, इसका इधर, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब इनमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में मिल रहे हैं हमारे पास, कार्बन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी ना वो ऐसी बनेगी हमारे पास, एक H ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इधर वाले के ऊपर भी चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, मतलब चारों तरफ से सेम ही चीज़ मिल रही है, सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंजमेंट हो रही है, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या मिलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगे। इस तरीके से है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव कैरेक्टर भी शो करता है और वो नेगेटिव भी। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा हमारे पास। तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगे हमारे पास, रोटेशनल क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, तो मतलब ये भी क्या नहीं करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या ना हो, बस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन ना मिले, चाहे वो सिमिलर हों, चाहे वो हिट मतलब क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, बट फिर भी वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तब भी उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा हमारे पास। जिनमें कंप्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है वो ही क्या होंगे हमारे पास, रोटेशनल को शो कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। समझ आ गई बात सभी को?
तो कौन शो करता है? जिनके पास अपना क्या होता है, रोटेशन क्या, परमानेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वही सिर्फ क्या करते हैं, रोटेशन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। समझ आई बात सभी को? देन है हमारे पास क्या, एनर्जी ऑफ रोटेशन स्पेक्ट्रा की एनर्जी कैसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी क्या होती है हमारे पास रोटेशन स्पेक्ट्रा की। हमने बात की थी कि हमारे पास जो भी स्पेक्ट्रा होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ टाइप की क्या मिलती है हमारे पास, कोलिजन्स मिल जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमने ये बात की हुई है, कोलिजन्स की वजह से जहाँ ब्रॉडनिंग वगैरह अराइज हो जाती है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल को लेके चल रहे हैं। तो रोटेशनल के लिए मैंने क्या किया हुआ इसमें, जो ये मॉलिक्यूल्स के लिए कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स में एटम तो होंगे, तो मैंने 2 एटम यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं। एक के लिए मास है m1, एक के लिए मास है m2। मैंने 2 ही एटम किए हुए हैं। अब ये जो 2 एटम हैं ये हमारे पास क्या होंगे, रिजिड फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, नॉन रिजिड भी हो सकते हैं। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या है, अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना शो करना, इलास्टिसिटी को ना शो करना ही क्या होते हैं, रिजिड, ठोस होना एक टाइप से। ठीक है, ठोस का मतलब क्या है, ये आपस में क्या नहीं करेंगे, कोलाइड्स नहीं करेंगे, क्या नहीं होगा, इनके बीच में कोलिजन्स नहीं होगी। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या है, नो कोलिजन। ठीक है, और नॉन रिजिड का रिजिड का मतलब क्या है, नो कोलिजन, और नॉन रिजिड का मतलब क्या है हमारे पास, कोलिजन। उसका मतलब क्या है हमारे पास, कोलिजन है। तो हम जो लेके चल रहे हैं ये हैं बिल्कुल प्रॉपर, आपस में ये कोलाइड नहीं कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। समझ आई बात? तो मैंने क्या किए हुए हैं, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हम सारा ड्राइव करेंगे कि रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए मैंने जो लिए हुए हैं ये एटम, वो मैंने कैसे लिए हुए हैं, कुल हमारे पास किस फॉर्म में लिए हुए हैं, मैंने रिजिड फॉर्म के अंदर लिए हुए हैं। कैसे लिए हुए हैं, मैंने रिजिड फॉर्म के अंदर लिए हुए हैं। ठीक है, रिजिड फॉर्म में है। तो रिजिड का मतलब क्या है, फिक्स है अपनी पोजीशन पे। 2 एटम इस तरीके से हैं, एक के लिए मास m1 है और एक के लिए मास m2 है। ये इनका कोई सेंटर ऑफ पॉइंट है जहाँ से ये रेंज है न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस से लेके इस एटम तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r1, इसके लिए कितना हो जाएगा, r2। टोटल कितना होएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, r1 प्लस में क्या हो जाएगा, r2। ये हो जाएगा हमारे पास। समझ आ गई बात? ये दिखाया हुआ है हमारे पास। बस आपने ध्यान रखना है ये रिजिड फॉर्म में है, ये फिक्स हैं, ये आपस में कोलाइड्स नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से ये फिक्स पोजीशन पे है, जिसके लिए डिस्टेंस r1 है, सेकंड के लिए डिस्टेंस r2 है हमारे पास। मास m1 मिलेगा और दूसरे के लिए मास m2 मिलेगा। टोटल जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। समझ आई बात? देन है हमारे पास क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारे पास क्या कि कितना मास है उसका और उसका डिस्टेंस, यही होती है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास। जी जो है यही होती है, m1 इंटू में जितना उसका क्या है डिस्टेंस, तो इसके लिए ये होगी। दूसरे के लिए m2 क्या होगी, r2 हो जाएगी दूसरे के लिए। दोनों क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों m1 इज इक्वल टू m2 r2 के इक्वल हो गए। ठीक है, तो दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरे की क्या है, इक्वल है। m1 r1 इज इक्वल की वैल्यू को क्या कर लेना है, आपने ड्राइव कर लेना है। समझ आएगी है इतनी बात सभी को? r की वैल्यू क्या आई है, r1 प्लस r2 आई है। देन हमारे पास क्या आया है, हमारे पास मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली है, जिसमें मैं क्या करूँगी, m1 की वैल्यू निकालूंगी। मेरे पास इक्वेशन ये है, m1 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू r2, ये है हमारे पास। ठीक है, मैं पहले m1 की वैल्यू निकालूंगी। तो m1 क्या हो जाएगा, m2 r2, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में, तो r1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी है। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, इक्वेशन 1 होगी है। तो यहाँ पे हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगी, m2 के लिए क्या करूँगी, m2 को इधर ही रख लूँगी। इधर क्या है m1 r1, उधर r2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ये चीज़ होगी। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आ गई है m2 r2 बाय में r1,
और M2 की वैल्यू क्या आई है, M1 R1 बाई में R2। इतना आ गया सभी को समझ। यहाँ मैंने ये सारा सोल्व कर दिया, M1 की वैल्यू। देन है हमारे पास क्या, यहीं से आप क्या करना, R1 और R2 की भी क्या कर लेना, वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, R1 और R2 की डायग्राम एक बार आप सभी देख लो, इस तरीके से है। मैं आपको ये नेक्स्ट पेज पे सारा सोल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमारे पास इक्वेशंस आई हैं। ये देखो, सबसे पहले दो एटम थे हमारे पास इस तरीके से, जिसके लिए मास m1 था, एक के लिए मास m2 था। सेंटर यहाँ से लेके यहाँ इसका डिस्टेंस r1 था, इसके लिए r2 था। टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या था, r था। r किसके इक्वल आया था, r1 प्लस में r2 के इक्वल, R2 के इक्वल आई थी। यहाँ से पहले मैंने M1 की वैल्यू निकाल ली थी। M1 किसके इक्वल आया था हमारे पास, M2 R2 बाई में R1 के इक्वल आया था। उसके लिए इक्वेशन 1 बन गई थी। इसी तरह मैंने M2 की वैल्यू निकाल ली थी, वो किसके इक्वल आई थी, M1 R1 बाई में R2 इज इक्वल टू M2 आ गया था हमारे पास। ठीक है, एक बार M1 की निकाल ली, एक बार M2, इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब यहीं से ही हम क्या करेंगे, R1 की भी वैल्यू निकालेंगे और R2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आई बात। एक बार इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही आई है हमारे पास। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यू। M1 की जो वैल्यू आई है वो आई है M2 R2 बाई में R1, इक्वेशन 1 ये रही है। M2 इज इक्वल टू M1 R1 बाई में R2, ये इक्वेशन सेकंड रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ये इक्वेशन थी, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। अब इसी इक्वेशन से मैं किसकी, ये तो ये निकाल ली मैंने M1 M2 की वैल्यू। इसी इक्वेशन से मैं क्या करूँगी, R1 और R2 की भी क्या करूँगी, वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, टोटल जो R था वो क्या था, R1 प्लस में R2 होगा। टोटल यही था। अगर मुझे R1 निकालना है तो R1 क्या होगा, R माइनस R2, और R2 निकालना है तो वो क्या होगा, R माइनस R1। यही होगा हमारे पास। अगर मैंने क्या निकालना है, R1 निकालना है तो R1 को मैं इधर ही रखूँगी, इधर क्या होगा, R माइनस R2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है अगर मैंने, तो वो क्या होगा, R माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी। हमारे पास क्या बन गई है, ये वैल्यू बन गई है हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है बात सभी को। हमारे पास R1 की और R2 की ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, इसी को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से सोल्व कर रही हूँ इस चीज़ को। हमारे पास ये फॉर्म बनी हुई है, मैं फिर से लिख रही हूँ। इक्वेशन 1 थी, M1 की वैल्यू थी M2 R2 बाई में R1, ये इक्वेशन 1 आई थी मेरे पास। M2 इज इक्वल टू क्या आई है, M1 R1 बाई में R2, ये इक्वेशन सेकंड थी मेरे पास। फिर सेंटर R जो टोटल था वो मेरे पास R1 प्लस में R2 था। R की वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारे पास, R1 की वैल्यू थी R माइनस R1 और R2, और R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R माइनस R1 इस इक्वेशन से। इस ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पुट कर रही हूँ। M1 R1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैं क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। क्या थी वो इक्वेशन, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, यही थी हमारे पास। M1 को M1 ही रहने देना। R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, R माइनस R2, R माइनस R2 ये आई है। और M2, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास। एक बार मैं एक को ही पुट करूँगी, अगर मैंने R1 की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको पुट करूँगी, R2 को R2 ही रहने दूंगी मैं। ठीक है, एक बार मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन R1 की इक्वेशन को R2 की फॉर्म में पुट कर दिया।
समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐसे ही रहने दिया। R1 की वैल्यू मैंने एक बार इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में सोल्व कर रही हूँ, R2 की फॉर्म में सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये बन गया M1R माइनस में R2 इज इक्वल टू M2R2। इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर दूंगी। कैसे सोल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसके साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है हमारे पास। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगा, M1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो M1R माइनस में M1R2 इज इक्वल टू किसके है, M2R2। ये है हमारे पास, इसके इक्वल आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सारी को ये फॉर्म में। इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, M1R मैंने सोल्व किया है जिसको, तो M1R माइनस में M1R2 M2R2। M1R को मैं इधर ही रखूँगी। ठीक है, इधर क्या था M2R2, इधर ये चीज़ माइनस में इधर आके किस में हो जाएगी, प्लस में। क्या हो जाएगा, M1R2 ये बन गया। M1R इज इक्वल टू क्या होगा, R2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, R2 कॉमन रह गया, पीछे क्या रह गया, M1 प्लस में क्या रह जाएगा, M2। ये बन जाएगा। R2 इधर ही रहेंगे, रख देंगे हम, और M1 प्लस में M2 इधर ले आएंगे, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, M1R बाय में M1 प्लस में M2, ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से R2 फॉर्म बनेगा हमारे पास क्या, M1R बाय में M1 प्लस में M2, ये बन जाएगा। तो R की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, R2 की वैल्यू वो हमारे पास बनी है क्या, M1R बाय में M1 प्लस में M2। ठीक है, समझ आई बात? ये सारी मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही निकाली है, M1R1 इज इक्वल टू M2R2 के। ठीक है, R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे R माइनस R2 पुट की थी, तब ये सारी सोल आई है। तो R2 की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली जब आप किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, R2 की वैल्यू को R माइनस R1 की फॉर्म में पुट करोगे तो किसकी आ जाएगी, R1 की। तो R1 की कैसे आई, सेम आप सोल्व करके देखना। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछना। सेम ही चीज़ अप्लाई करनी है। ये R2 की मैंने सोल्व करके दिखा दी है। सेम इसी तरीके से आप जब R1 की सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R1 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ये किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास, R1 की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। R1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, M2R बाय में M1 प्लस में M2, सेम रहेगा, बस यहाँ पे M2 का मान किस किस की, एक तो हमारे पास M1 की वैल्यू आई है। M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, M1 की वैल्यू हमारे पास रही थी कितनी आई थी, M1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, M2R2 बाय में R1, ये इक्वेशन 1 बनी थी। और M2 की वैल्यू कितनी आई थी, M2 इज इक्वल टू M1R1 बाय में R2, ये इक्वेशन आई थी। एक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही R1 की वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास कितनी आई है, M2R बाय में M1 प्लस में M2, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, इसी तरह R2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है M1R बाय में M1 प्लस में M2, ये बनी है। ये 4 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो लिया हुआ है वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो उसके लिए हमने क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास, आई का जनरल मोमेंट इनर्शिया क्या होता है फॉर्मूला, जितना उसका मास होगा स्फीयर का मास, और उतनी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेडियस के स्क्वायर से, यही होता है। जनरल जो होता है हमारे पास वो यही होगा कि हमारे पास क्या बनेगा, मास इंटू में जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, ये चारों इक्वेशन अब आपने ध्यान में ही रखनी है। यहाँ तक आप सभी अपना सोल्व कर लेना कॉपी पे। ये 4 इक्वेशन बन चुकी है। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालूंगी यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू मैंने बताई है आपको, जनरली क्या होता है मास इंटू में आर का स्क्वायर। अब यहाँ 2 एटम हैं, 2 स्फीयर हैं,
तो एक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मास m1 और उसके लिए रेडियस क्या होगी r1 उसका स्क्वायर। दोनों का हम सम कर देंगे, टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो दूसरे का होगा m2, रेडियस होगी r2 उसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, m1 की वैल्यू मैंने निकाली थी पीछे, क्या आई थी हमारे पास m2 r2, इक्वेशन 1 आई थी ना हमारे पास। m1 की वैल्यू कितनी आई थी, m2 r2 इंटू में क्या है ये r1 का स्क्वायर, बाई में क्या था इसके नीचे r1 ये था, प्लस में हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, m2 की वैल्यू हमारे पास सॉरी m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी इक्वेशन 2 से, इसके क्या थी हमारे पास r2। यहाँ पे r1 की पावर 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी एक ही पावर रह जाएगी क्या, m2 r2 इंटू में r1 यही रह जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या रहेगा, m1 r1, इधर भी पावर प्लस की 1 है, ऊपर प्लस 2 है, ऊपर जाएगी पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो एक ही पावर रह जाएगी क्या, r2। तो ये बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है मास की फॉर्म में m2 r2 इंटू में r1 प्लस में m1 r1 इंटू में r2, ये आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर बन गई है 5th, इसको मैंने क्या नाम दिया है, इक्वेशन 5th का नाम दिया है। इतना सभी उन सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे मैं इसको रब कर रही हूँ, एक बार इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। आई की वैल्यू मास की फॉर्म में तो ये आई है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू मैंने पीछे निकाली थी, इसको मैं अब रेडियस की फॉर्म में सोल्व करूंगी हमारे पास। अभी तो ये इक्वेशन थी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अभी मैंने इसको किस फॉर्म में सोल्व किया है, मास की फॉर्म में। अब मैं इसे किस फॉर्म में सोल्व कर दूंगी, रेडियस की फॉर्म में मैं इसको क्या कर दूंगी, सोल्व कर दूंगी। समझ आई बात सभी को। फिर हम इसे किस फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं, आर की फॉर्म में सोल्व करेंगे, अभी मास की फॉर्म में सोल्व हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही है हमारे पास क्या, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर, यही था। अब m1 को m1 ही रहना, क्योंकि हम रेडियस की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। r1 की वैल्यू हमारे पास पीछे कितनी आई थी, r1 की वैल्यू आई थी हमारे पास m2 इंटू में r बाय में m1 प्लस में m2, ऊपर इसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या हो गया, प्लस में m2 की स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके लिख रही हूँ, m1 को m1 ही रहने दूंगी, m2 का भी क्या है स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, m2 का भी क्या होगा स्क्वायर, तो ये हो गया m2 का स्क्वायर। ठीक है, m1 प्लस m2 का भी क्या होगा, ये नीचे स्क्वायर होगा, क्या होगा, m1 प्लस m2 का भी क्या होगा स्क्वायर, इंटू में r है, r का भी ये क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये लिखा जाएगा, m2 को m2 ही रहने दिया, m1 का भी क्या होगा स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का भी क्या है स्क्वायर, इंटू में क्या है r2 सॉरी r है, ओनली r है हमारे पास, r का भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें m1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, m2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट पावर दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है, और r स्क्वायर भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसमें मैं एक तो क्या करूँगी, पहले r स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगी, कॉमन निकाल दूंगी। इसमें मेरे पास क्या आ गया, आई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये आई है, उसमें मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वेयर को तो मैंने बाहर निकाल दिया, पीछे जो रह जाएगा पावर की फॉर्म में, एक पावर तो बाहर रह जाएगी और एक पावर क्या आ जाएगी, अंदर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, एक पावर कॉमन निकाल दी, एक अंदर रहेगी, बाय में m1 प्लस में m2 का स्क्वेयर तो है ही पहले के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए मैंने निकाला है सारा, दोनों का मैंने कंबाइन करके निकाल दिया, ये दोनों का स्क्वायर फॉर्म में है। समझ आई बात। अब यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 की यहाँ पे जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी हमारे पास। हम क्या करेंगे,
इस पावर को नीचे ले आएंगे। ये ऊपर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगी माइनस में, क्या रह जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर रह जाएगा एक तो, इंटू में m1 m2 रहेगा। अब ऊपर एक पावर प्लस में थी 1 में थी, इधर नीचे 2 में, तो एक पावर नीचे रह जाएगी क्या m1 प्लस में m2, ये वैल्यू रह जाएगी। अब जो m1 इंटू में m2 बाई में m1 प्लस में m2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है म्यू। म्यू क्या होता है रिड्यूस मास, किसके इक्वल होता है रिड्यूस मास, और उसकी वैल्यू यही होती है हमारे पास क्या m1 इंटू में m2 बाई में m1 प्लस में m2, ये होती है। तो यहाँ पे मैं म्यू पुट कर सकती हूँ, तो क्या आ जाएगी आई की वैल्यू हमारे पास तो किसके इक्वल आ जाएगी म्यू इंटू में आर स्क्वायर, ये आ गई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है अभी तक। समझ आ गई है बात सभी को। देन हम क्या करेंगे, एनर्जी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे हैं एटम जो हमने लिए हैं एटम वो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम कौन सा मोमेंटम सिंपल मोमेंटम नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई इंटू में ओमेगा, ये होता है। समझ आई बात सभी को। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास आई इंटू में क्या होती है हमारे पास ओमेगा होती है। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, और जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटाइज फॉर्म के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं एल इज इक्वल टू जे प्लस 1 एच को आप, क्योंकि रोटेशनल फॉर्म में ही हमने निकाला है। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एक तो किस फॉर्म में दी हुई है हमारे पास इस फॉर्म में दी हुई है आई इंटू में ओमेगा फॉर्म में दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में दी हुई है। एक क्वांटाइज फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एल इज इक्वल टू जे प्लस 1 इंटू में एच अपॉन में 2 पाई होता है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्म होती है हमारे पास। तो जो जे है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, एच आपको पता ही है प्लैनेट कांस्टेंट है, क्योंकि क्वांटाइज रिलेशन उसी ने ही एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए वो फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू है, अब हमने एनर्जी निकालनी है। जो रोटेशनल होते हैं उनके लिए जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ये होती है हमारे पास। क्या होती है हाफ आई मतलब हाफ यानी 1/2 इंटू में आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है हमारे पास। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगी, मैंने इसको क्या किया है आई से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी और आई से ही क्या कर दूंगी मैं इसको डिवाइड कर। इतना सभी को समझ आ गया है। एक तो एल की वैल्यू ये आ गई है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्वांटाई फॉर्म में, एक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, एल किसके इक्वल आया था हमारे पास रूट जे प्लस 1 एच जे प्लस 1 इंटू में एच अपॉन में 2 पाई, ये क्वांटाई फॉर्म में आया है। और जो एनर्जी है वो हमारे पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आई है। इस इक्वेशन को मैंने आई से ही डिवाइड कर दिया और आई से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 रहेगा ही रहेगा। आई से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर इंटू में ओमेगा स्क्वेयर पहले से था, आई से डिवाइड कर दिया तो नीचे आई आ गया। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये इक्वल है हाफ है, नीचे आई तो रहेगा ही। अब इस पे भी स्क्वेयर है इस पे भी स्क्वेयर है, तो मैंने टोटल दोनों पे स्क्वेयर करके दिखा दिया। मैंने बताया था ना एल किसके इक्वल होता है आई इंटू में ओमेगा के, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ 1/2 आई ओमेगा किसके इक्वल है एल, ऊपर क्या है स्क्वेयर तो स्क्वेयर रहेगा बाई में आई, ये रहेगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है ई इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वेयर बाई में आई। और जो एल की वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास जे प्लस 1 इंटू में एच अपॉन में 2 पाई, ये इसके इक्वल आई थी। ऊपर क्या है इसके स्क्वेयर है, स्क्वेयर है ना, ये स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर से ये कट गया, अंदर क्या रह जाएगा 1/2 आई जे प्लस 1 इंटू में एच के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वेयर बाई में 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो ये बन गया। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट तो कट गया, बट ये तो सिंपल ही था इसलिए इसका क्या हो गया मल्टीपल हो गया, तो एच का स्क्वेयर हो गया 2 का 4 हो गया पाई का स्क्वेयर।
तो टोटल जो एनर्जी की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, एच इज हमारे पास किस फॉर्म में आई है, एच स्क्वेयर बाई में क्या था हमारे पास 2 इंटू में आई था, इंटू में हमारे पास एच का क्या आया था 4 पाई स्क्वेयर, इंटू में क्या था जे प्लस 1, यही था हमारे पास। अब एच स्क्वेयर, ठीक है, 4 इंटू 8 क्या 2 4 जा 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस 1। तो रोटेशनल के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या मिलेगी, इस फॉर्म में मिलेगी। ये सारी हमने एनर्जी की वैल्यू क्या की है, सोल्व की है। हमें पता था कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो ये होती है एच स्क्वेयर अपॉन में 8 पाई स्क्वेयर आई। ध्यान रखना ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये रिजिड फॉर्म के लिए है कि जब एटम्स क्या होंगे, रिजिड फॉर्म में होंगे। ये सारा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या मिलेगी, रोटेशनल के लिए एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। देन है इसके लिए हमारे पास क्या, सिलेक्शन रूल, कि व्हाट इज द सिलेक्शन रूल, क्या होता है हमारे पास सिलेक्शन रूल, क्या होगा हमारे पास कि कितने लेवल तक का हमारे पास ट्रांजिशन होता है। जनरली हमारे पास जे से हमें पता है कि आर रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो मान लो ग्राउंड स्टेट 0 से शुरू हो रही है और एक्साइटेड 1 2 3 इस तरीके से होगी। तो जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन यानी कि जंपिंग जो होगी वो 0 से सिर्फ 1 तक ही होगी, ना कि 0 से 2 के लिए होगी। इस तरीके से नहीं होती है। रोटेशनल में जो ट्रांजिशन होता है हमेशा या तो वो +1 होगा जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, या फिर नीचे जब आ रहा है तो माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है 1, यानी कि एक एक का ही क्या मिलता है, इसमें डिफरेंस मिलता है। 1 2 3 4, 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में, 3 से 4 में। ऐसा नहीं कि वो 1 से सीधा किस में जाएगा, 3 में, ऐसा नहीं होता है। रोटेशन में हमेशा एक ही लेवल का क्या मिलता है, हमारे पास चेंज मिलता है। समझ आई बात भी सभी को। तो इतना आप सभी ये सारी इक्वेशन सोल्व करके देखना। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इक्वेशन यहाँ पे सोल्व की है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो सोल्व नहीं किए होते, वो भी मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखाए हैं आपको। तो आप अपनी इस चीज़ की नोट्स कर लेना ताकि आपको बाद में भी प्रिपेयर करने में ईजी रहे। ठीक है, समझ आ गई है बात सभी को। तो इतना आप सभी नोट कर लेना। थैंक यू।